Bismillahirrahmanirrahim. Which of the following quantum number determines the size of an orbital? साइज ऑफ एन ऑर्बिटल का ताल्लुक किस क्वांटम नंबर से होता है? देखें, डिफरेंट क्वांटम नंबर जो है ना वो डिफरेंट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रल क्वांटम नंबर जो है ये जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इसका ताल्लुक जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल के साथ है कि ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो ताल्लुक है वो ये बताता है कि उसकी स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। प्लस में होगा वो माइनस में होगा। स्पिन क्वांटम नंबर अगेन उसी की डायरेक्शन को बता रहा होगा। ऑल्दो दीज टू आर अ बिट रिलेटेड, एक तरह से मिलते जुलते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ये बता रहा होता है कि जो ऑर्बिटल नंबर है वो क्या है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन है। तो डेफिनेटली the higher are the number of orbits, so it means the size of the orbital will be larger. So determine the size of the orbital. So these two are very important as far as our exam is concerned, especially the principal quantum number as well as the azimuthal quantum number. These both are very important because ये दोनों जो है पेपर में फ्रीक्वेंटली आते रहे। तो azimuthal tells you the shape of the orbital, whereas the principal quantum number size of the orbital determine कर रहा है। क्या number of electrons in an atom of sulfur in the shell m is? कुछ भी नहीं पूछा हुआ, तो आपने यहाँ पे करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिर्फ कंफ्यूज करने की एग्जामिनर ने आपको कोशिश की है। मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर में कि हमारा जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो डिफिकल्टी है क्वेश्चंस की, दैट इज नॉट मच डिफिकल्ट। क्वेश्चन जो है एवरेज होंगे डिफिकल्टी वाइज, लेकिन पूछे जाने का स्टाइल कंफ्यूजिंग होता है जिससे स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ सल्फर इन द शेल m इज इक्वल टू 3 इज। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग इसकी देख लेते हैं सल्फर की। ठीक है, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये हम कर लेंगे, और के एल एम जो है हम उसमें देख लेंगे कि भाई कितने शेल्स इसके, कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके एम शेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, जिनको नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना नहीं आती, तो उनको सबसे आसान मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो दो दफ़ा स्कूल है, दो दफ़ा पब्लिक स्कूल है, फिर एक दफ़ा डिविजनल पब्लिक स्कूल है। यहाँ तक हमारे इंट्रेंस टेस्ट की एटलीस्ट चीज़ें कवर्ड अप हो जाती हैं। अब सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, मास नंबर जो है उसका 32 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा जो है वो एटॉमिक नंबर की जाती है। तो एटॉमिक नंबर की जाती है बिकॉज एटॉमिक नंबर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बता रहा होता है। तो ये है स्कूल स्कूल, तो 1s2 2s2, स्कूल स्कूल पब्लिक, तो पी में 6 आते हैं, सो दिस मेक्स 10। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, देन अगेन S2 and 3, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, सो 12। नाउ कितने हो गए, 4 रह गए हैं मेरे पास, 4 रह गए हैं ना मेरे पास इलेक्ट्रॉन। तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर मेरे पास पी आएगा, तो 3p4 हो जाएगा। वाई? बिकॉज 12 तो यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं ना, 12 तो यहाँ तक अरेंज हो चुके हैं, 4 रह गए थे। तो शेल्स कैसे बनेंगे, ये शेल नंबर के है, शेल के है, जबकि इस एस से लेके इस पी तक शेल एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक शेल जो है वो एम है। एस पी डी और एफ, दीज आर सब शेल्स, whereas K, L and M are shells. These are shells. So these are shells. तो ये शेल्स हैं हमारे पास। तो एस पी डी एफ सब शेल्स हैं, के एल एम जो है हमारे पास शेल। क्लियर हो गया जी। विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज, तो इसलिए इसमें एम शेल के अंदर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेसिकली बताना हमने ये था एम इज इक्वल टू 3। अब ये कंफ्यूजन का उसने क्रिएट की है। एम इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि वो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, थर्ड शेल की बात कर रहा है। ऑर्बिटल जो ये छोटे हैं ना, ऑर्बिट बड़ा होता है, शेल बड़ा होता है, सब शेल छोटा होता है। तो m इज इक्वल टू 3 में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो 6 बना था। विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। ठीक है जी, सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है विद नियॉन से, नियॉन क्या है, एनी क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैसेस को ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं ना इलेक्ट्रॉन्स देती हैं किसी के साथ, उनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं।
ठीक है, उनके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो एटम्स होते हैं, आइंस या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जिनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होती है। अब ये फ्लोरीन नहीं है बल्कि फ्लोराइड आइन है। So one of the electron is already removed from fluorine atom to make it a fluoride ion, right? So if it's a fluoride ion, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है। ऑक्सीजन सोडियम में अगर एक एडिशन हो गया तो अगर आप देखोगे तो इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो तीनों की क्या है, वो सेम है। देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 2 माइनस का मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन साथ गेन भी किए हैं। सो 8 प्लस 2, अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 है। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करेंगे ना, तो दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, राइट। तो ये O नेगेटिव 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई है साइन। लेट्स से मैं सोडियम की करता हूँ। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, यानी पॉजिटिव 1 का बेटा मतलब ये है कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जा चुका है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो चुका है, जा चुका है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है तो इसका मतलब है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आयन इज, वो 10 हो जाएंगे। तो उनकी भी तो 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मैंने अभी आपको की है कि 1s2, 2s2, 2p6 बनेगा, राइट। सेम गोज फॉर फ्लोराइड आयन, सेम गोज फॉर फ्लोराइड आयन, ठीक है। फ्लोराइड का आयन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए हैं। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए हैं तो दे ऑल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, सेम नंबर ऑफ चार्जेस। So all of the above are isoelectronic with neon. So neon is a noble gas जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो एल शेल जो है वो इसका कंप्लीट हो गया। ये के है, ये एल है, ऑक्टेट रूल इसका कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं ना नोबल गैसेस के, इसलिए उनको नोबल गैसेस कहते हैं, बिकॉज वो बाकियों के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। दिस इज वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। इन सब की जो electronic configuration है that is similar to neon, so they are all isoelectronic. Which of the following is not a state function? कौन सा इनमें से स्टेट फंक्शन नहीं है? ऑल्दो वर्क भी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, ठीक है, लेकिन स्टिल जो है इसके अंदर क्या है कि स्टेट फंक्शन की, चले मैं आपको पहले डेफिनेशन ऐसे समझाता हूँ कि स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो कि उसकी करंट स्टेट पर डिपेंड करती है। उसकी जो पार्ट टेकन टू रीच दैट पॉइंट है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी करंट स्टेट पर डिपेंड करेगी, द पार्ट टेकन से इंडिपेंडेंट होगी, राइट। तो स्टेट फंक्शन जो केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो मैथ जो है वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है, मैथ जो है वो स्टेट फंक्शन होता है। अच्छा, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन होती है, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन होते हैं। इसके अलावा जो आप ये कह दो कि इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन ही होती है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन ही होती है। तो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट्स नॉट अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पार्ट टेकन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी हुई है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस के मैश में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाना चाहते हैं तो ये क्या चीज़ होगी, इंथैल्पी नहीं है, ये क्लोरिफिक वैल्यू भी नहीं है, कैलोरी से निकला ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट है, दिस इज नॉट कैलोरी। कैलोरी तो यूनिट है लेकिन ये स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है कि जब मेरे पास 1 ग्राम ऑफ अ मैस है, ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस है या मैस है, अमाउंट उसकी 1 ग्राम है, और मैं उसके टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर चेंज लाना चाहता हूँ तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन मीथेन? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रोड लर्निंग बेस्ड होते हैं। रोड लर्निंग इन सेंस इस तरह है कि अब ये वैल्यू आपको बॉन्ड एंगल की याद रखनी पड़ेगी। एक आधा क्वेश्चन जो है ना वो आउट ऑफ द केमिस्ट्री सेक्शन या फिजिक्स सेक्शन के अंदर ऐसा हो सकता है जिसमें कॉन्सेप्ट के बजाय वो वैल्यू याद रखना आ सकता है। जिस तरह
फिजिक्स में लास्ट ईयर के एग्जाम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ लिया था उसने, फिजिक्स का जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर के एग्जाम। तो बॉन्ड एंगल मीथेन का क्या है, होगा 109.5 डिग्री से। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बाय, ये तो बहुत इजी है। आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O and its molar mass is 180 grams per mole. What is the molecular formula? Very very important, very very important, बहुत easy है, पेपर में आ जाता है, स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज एज इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी, वो कहते हैं ना कि इजी क्वेश्चन है। सिंपल तो अपनी जगह पे है ही है, बल्कि लेकिन उसको बल्कि जो है ना अटेम्प्ट करना, खाम खा में स्टूडेंट जो है वो टाइम वेस्ट करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या है क्या है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मैं सॉल्व करने से पहले बता दूं कि क्या करना होता है इसमें। इसमें बेटा जो मोलर मैस हमें गिवन होगा, उस मोलर मैस को हम लोग डिवाइड करेंगे, जो सिंपेरिकल फॉर्मूला जो गिवन है उसका जो बेटा मैस बन रहा है एन आ जाएगा, वो रेशोइंग फैक्टर आ जाएगी। उस एन को मल्टीप्लाई करवा दोगे आप एम्पेरिकल फार्मूला से, एन मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला जब आप करोगे तो यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट जी। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बिकॉज सवाल करने से पहले एक बात और बता दूं, बहुत सी चीज़ों के सेम एम्पेरिकल फार्मूला हो सकते हैं, बहुत से कंपाउंड्स के, चीज़ों से मुराद ये है कि कंपाउंड्स के, बहुत से कंपाउंड्स के सेम एम्पेरिकल फार्मूला हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ग्लूकोज C6H12O6 एंड देन आई हैव सुक्रोज दैट इज C11H22O11। दोनों का अगर आप एम्पेरिकल फार्मूला लेंगे तो दैट विल बी CH2O, कभी CH2O ही आएगा। हाउ? एम्पेरिकल फार्मूला लेने के लिए जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, यू टेक द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स। तो ग्लूकोज में इसके 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के भी 6 हैं। रेशो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1:2 रेशो लेते हुए यू शुड बी डिवाइडिंग विद द सेम नंबर, ठीक है ना, विद द सेम नंबर। तो CH2O आ रहा है यहाँ पे, सेम गो सुक्रोज का भी या शुगर का भी वही आएगा। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, रेशो लेंगे। तो CH2O है, CH2 and O, C is 12, हाइड्रोजन इज 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास इज 1, so 2 atoms, 2 into 1 is 2। ऑक्सीजन का इज 16, ऑक्सीजन का मास इज 16, so we'll be summing them up and that makes up as 30। अब बताया क्या कि n कैसे निकालोगे, वो रेशियोइंग फैक्टर कैसे निकालोगे, मोलर मास को जो कि था यहाँ पे 180 गिवन है ना, डिवाइड किया 30 से, n is 6, सुपर सिंपल। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, n 6 है। तो अब CH2O हर एक को 6 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो दिस विल बिकम C6H12 and O6, C6H12 and O6। तो दिस विल बी माई आंसर। तो होने को तो यहाँ पे शुगर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोसा है। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज का सेम एम्पेरिकल फार्मूला हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया। एम्पेरिकल गिवन हो, मोलर मास गिवन हो, मॉलिक्यूलर कैसे निकालना है ये भी बता दिया, और एम्पेरिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता। तो हमारे पेपर की यही डिफिकल्टी होगी, इसी के मुताबिक चीज़ें करनी है। बहुत सी चीज़ें पास एग्जाम्स की हैं इंक्लूडेड। अब क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकता है एग्जैक्टली रिपीट ना भी हो, बट आपको एक क्लियर आइडिया दे देंगे कि क्या डिफिकल्टी हमारे एग्जाम में होती है। इन द हैबर प्रोसेस द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट वेट, कह रहे हैं कि हैबर प्रोसेस में इक्विलिब्रियम राइट पे कब शिफ्ट करता है। हैबर प्रोसेस होता क्या है, हैबर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट इज रिमूव है, ऑप्शन डी। तो हैबर प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि क्या है। हैबर प्रोसेस इज अ प्रोसेस जिसमें आप 1 पार्ट नाइट्रोजन का एंड 3 पार्ट्स हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कैटलिस्ट भी है, प्रेशर की भी कंडीशंस होती हैं, एंड इट कन्वर्शन टू अमोनिया गैस। अमोनिया गैस आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है,
इंडस्ट्रियल यूजेस उसके बहुत ज़्यादा हैं, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग से लेके और बहुत चीज़ों में वो हेल्प आउट करते हैं। तो जब आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे, जो स्पेसिफिक प्रेशर कंडीशन है उनको जब आप मीट नहीं कर रहे होगे, प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये रिएक्शन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा ना, रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। हमसे ये पूछा जा रहा है इस सवाल में कि राइट की तरफ कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो राइट की तरफ जाने का मतलब है द मोर रिएक्टेंट्स आर नाउ फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, दिस मीन्स कि वो राइट की तरफ है। बड़ा आसान क्वेश्चन है एज यूजुअल, जो स्पेसिफिक एग्जाम की चीजें कि भाई ट्रिक करना है, लेकिन बड़ी बेसिक चीजों में ट्रिक करना है, वो चीज़ है यार। टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडीशंस मीट होंगी, लेकिन यस, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उससे ऊपर वो डिक्रीज हो सकता है, बट वी आर नॉट एविडेंट अबाउट इट, वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट इट कि क्या इससे ये काम होगा कि नहीं होगा। तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि अंडर प्रेशर जब ये गैसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं, कंबाइन करेंगी तो अमोनिया गैस ये बनाएंगी जब, ठीक है, तो रिएक्शन राइट की तरफ शिफ्ट होगी। कैटलिस्ट के रिमूव करने से तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा ना, तो इसलिए ऑप्शन डी को मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया कि वो इनकरेक्ट है। द पीएच ऑफ 0.01 मोलर ऑफ HCl सोल्यूशन। अच्छा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। पीएच की डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव लॉग है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस होगा यहाँ। तो मोलैरिटी यहाँ पे गिवन है HCl सोल्यूशन की, दैट इज 0.01, तो नेगेटिव लॉग हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे 0.01 का। तो नेगेटिव लॉग कैसे आएगा? माइनस लॉग ऑफ 0.01, 0.01 में से जब मैं पॉइंट को रिमूव करूंगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, देख लें जिनकी मैथमेटिक्स के इशूज हैं, मैथमेटिक्स वीक है, तो पॉइंट खत्म होकर यहाँ पे 1 लगाया जाएगा। पॉइंट के बाद 2 जीरोज आते हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे नीचे 2 जीरोज आएंगे। तो स्टूडेंट दिस विल बी रीरिटन एज माइनस लॉग ऑफ 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻²। -2 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि लॉग में अगर कोई टर्म पावर में पड़ी हो तो स्टार्ट में चली जाती है और जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ टेन 1 होता है, तो 2 × 1 करेंगे हम लोग, 2 × 1 करने से ये आ जाएगा 2, तो 2 × 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मोलैरिटी गिवन थी सोल्यूशन की, पीएच हमने बताना था 2 आ गया। तो पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आइंस। The unit of rate of constant for a second order equation is second order reaction is, second order equation मैथमेटिक्स में होती है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हमसे पूछ रहा है कि रेट केसी का, रेट कांस्टेंट का बल्कि यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अगेन सॉरी आई हैव रेड इट एज इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं कि जहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो स्केयर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट्स के साथ प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो लेट से यहाँ पे है कि 2NO2 है, लेट से 2NO2 जो है वो डिकम्पोज होता है इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब नाइट्रिक ऑक्साइड में, प्लस क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, O2 आ जाएगा। तो ये ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो प्रोपोर्शनल होता है टू द स्केयर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट। तो स्केयर हो रहा है ना, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? 2 है, अगर कोफिशिएंट 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, तो ये कोफिशिएंट इसके साथ 2 है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करिए ना ये डीकम्पोजिशन, इनिशियली तो ये पड़ा हुआ है। तो 2NO2 N2 + 2O2 भी बन सकता है हमारे पास, अगर इसकी डीकम्पोजिशन में देखूं तो यूं भी हो सकती थी ना, N2 + 2O2 भी। सिमिलरली मैं अगर एक और इक्वेशन लिखता हूँ, लेट से 2HI, तो इसमें क्या है? H2 + I2 बन जाएगा। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ये सारी की सारी क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं।
अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर उसने हमसे पूछा हुआ है कि यूनिट ऑफ रेट बताना है आपने, रेट कांस्टेंट बताना है। तो सेकंड ऑर्डर का जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है दैट इज गिवन बाय एल पर मोल पर सेकंड। ठीक है, तो ये यूनिट जो है ना वो उसका ऑर्डर बता रहा है। जनरल फार्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हो, याद रखना चाहो तो आप इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इसके अल्टरनेटिव यूनिट्स भी हैं। वो अल्टरनेटिव यूनिट्स, अच्छा ये एल जो है ना ये मोल पर सेकंड, पर मोल पर सेकंड को ही एल कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसको ही हम लोग एल कहते हैं। तो मोलर इसका यूनिट जो है, अगर मैं करेक्ट करके क्या लिखूं, कन्वर्ट करके लिखूं, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने बता दिया। वेयर एस एन का क्या मतलब है, कैपिटल एन का मतलब क्या है, इट मीन ये यूनिट जो मोलैरिटी है, कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी है, दैट इज पर मोल, दैट इज पर मोल पर सेकंड, पर मोल पर सेकंड लिया। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, कुछ भी नहीं है। हाँ, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पूछ ले तो ये पता होना चाहिए कोफिशिएंट 2 होगा उसका, आसान बात, सबसे आसान तरीका समझने का। लेविस बेस कौन सी है भाई, दिस इज सुपर सिंपल। ठीक है, सो लेविस के मुताबिक, लेविस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ब्रॉन्सन लोरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेविस का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है कि विच वन इज द लेविस बेस। तो लेविस के मुताबिक बेस वो है जिसके पास एक लोन पेयर होगा और वो उसको डोनेट कर सकता है, जो कि उसको डोनेट कर सकता है। ठीक है, सो लेविस बेस विच हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर विच इट कैन डोनेट। तो अमोनिया जो है इट हैज अ लोन पेयर, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में वो मिसिंग है। अच्छा, वाटर के अंदर वाटर भी ऐड कर सकता है इसमें, ये दोनों बन सकते हैं, ये भी बन सकता है और अमोनिया भी बन सकता है, ये दोनों बन सकते हैं। रीजन क्या है, देखो वाटर के पास भी लोन पेयर होता है, ये जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो स्पेशली ऑर्गेनिक है उसके अंदर ये लोन पेयर्स जो है वो करते हैं, टेक पार्ट करते हैं ये लोन पेयर्स। ठीक है, तो वाटर और अमोनिया यहाँ पे दोनों जो है ये लेविस बेस बनते हैं। ऑल्दो ये मैंने एमसीक्यू टाइप किया तो यहाँ पे टाइपो है, ये दोनों आंसर बन रहे हैं। डेफिनेटली पेपर में तो एक होगा, लेकिन लेविस बेस का कॉन्सेप्ट पता नहीं। लेविस के मुताबिक बेस वो है कि जो कि लोन पेयर डोनर है, जो कि लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर को डोनेट कर सकते। विच ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर, लास्ट मॉक जो एग्जामिनेशन करवाया था आपको उसके अंदर भी एग्जैक्ट यही एमसीक्यू दिया था, क्योंकि पास पेपर्स में आते रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है कि अदर टाइप ऑफ ऑक्साइड विच कैन एक्ट बोथ एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस, जिनको जब आप बेसिस के साथ रिएक्ट कराओगे तो दीज एम्फोटेरिक ऑक्साइड दे एक्ट एज एसिड्स, एंड जब आप इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करोगे दे एक्ट एज बेसिस। अच्छा, Al2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये एसिड और बेसिक दोनों के तौर पे ऐड कर सकता है, तो इसलिए एम्फोटेरिक है। वाटर भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि वाटर में H पॉजिटिव भी आ सकता है और H नेगेटिव भी आ सकता है, तो उसमें भी इक्वल टेंडेंसी है टू एक्ट एज एन एसिड, एक्ट एज एन बेस एज वेल। अच्छा, एक रूल ऑफ थंब याद रखो, मेटल के ऑक्साइड्स, ये काफी दफा मैं बता चुका हूँ ये रूल ऑफ थंब क्लास में। मेटल ऑफ ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड है ना, इनको जब आप वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बेसिस बनाते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं when they react with water they act as acid। एग्जाम्पल, छोटी छोटी एग्जाम्पल जो हम सोडा ड्रिंक्स की देखते हैं, कार्बोनिक एसिड ही होते हैं ना सोडा ड्रिंक, जितने भी फिजर ड्रिंक्स हैं यार कार्बोनिक एसिड प्लस आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग प्लस आर्टिफिशियल कलरिंग। मेटल का ऑक्साइड है, लेट्स से एमजीओ, पानी के साथ मिलेगा तो एमजीओ या छोड़ दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा ना, बेस बना लेगा। बेस की निशानी क्या है, OH पड़ा हुआ है, भाई एसिड में क्या पड़ा हुआ है, H पॉजिटिव आइन पड़ा हुआ है। थोड़ा सा क्लिक होते हैं आगे। ऑक्सीडेशन नंबर पूछी हुई है मैंगनीज की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेवरेट रहा है इनका पास्ट एग्जाम्स को अगर देखा जाए, इसलिए मैंने मॉक में भी ऐड किया था। तो किस तरह से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी जो अननोन है उसको हम एक्स कर लेते हैं, बाकी सब जो है वो उनको हम लोग ऐड करके जीरो के इक्वल कर लेंगे।
तो यहाँ पे है KMnO4, तो KMnO4 है यहाँ पे, और के की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो के की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें चाहिए होगी, यानी पोटाशियम की। तो पोटाशियम, बल्कि पहले इसको लिख लेते हैं, KMnO4 है ना, पोटाशियम का एक एटम है। ठीक है, तो पोटाशियम का एक ही एटम है यहाँ पे, तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, प्लस मैग्नीज का एक ही एटम है तो उसको एक्स कर लेते हैं। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ऐड करेंगे तो ये एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो ये इक्वल टू 0 कर लें, एक्स की वैल्यू -7, एक्स इक्वल टू 7 होता है, तो एक्स आ जाएगा 7। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है यहाँ पर कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं, +1 है। पोटाशियम की पता होनी चाहिए, वो भी +1 है। अल्कली मेटल्स है ना, +1 है, जो ग्रुप नंबर है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो अल्कलाइन है उनकी +2 होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की पता नहीं चाहिए, -2 है। ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा था। OH होल जो होता है उस पर -1 का साइन होता है। सल्फेट आइन के ऊपर भी जो है वो -2 का आइन होता है, ओवरऑल सल्फेट आइन की अगर बात की तो ये 3-4 हैं जो ज़रा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ये अगर आपको याद है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। भाई जब जिंक को रियाड करवाएंगे, जिंक के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। जिंक है, लेट से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रहा था समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी, ताकि हम आगे भी क्वेश्चन को करें। अभी एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं और लेक्चर का टाइम बहुत लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। विच हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड, भाई अगेन सिंपल क्वेश्चन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। तो ब्यूटेन है ना, अल्केन है, अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है। इथीन, इथाइन, बेंजीन वगैरह डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स कैरी कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप जो है वो पूछा हुआ है। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप तो बहुत इजी है, OH है। ठीक है, तो वो तो OH आ गया। बाकी भी मैं क्विक फंक्शनल ग्रुप्स का ओवरव्यू दे देता हूँ, ऑल्दो मैंने लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल्स में प्रेजेंट है दैट इज OH। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O डैश H, ये है जी एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड, ये यहाँ पे जगह नहीं है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। C डबल बॉन्ड O डैश OH है जी। अगर आप लिखना चाहते हैं आप लोग क्लास में तो लिख लें इसको, C डबल बॉन्ड O डैश OH है। और NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि एक नाइट्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन का अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स में होता है, अमाइनो ग्रुप पड़ा हुआ है इसमें, माइंस है। ठीक है, तो माइंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो टॉलरेंस टेस्ट जो है वो केमिकल टेस्ट है जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में फर्क करता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच फर्क के लिए। तो रिएक्टिविटी इन दोनों की डिफरेंट होती है इसके अंदर। टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो इसमें यूज होते हैं, और एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे, जबकि कीटोन्स जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो टेस्ट है ये पॉजिटिव किसके लिए होगा, पॉजिटिव टेस्ट पूछा है ना, तो पॉजिटिव तो एल्डिहाइड के लिए होगा। अगर पॉजिटिव आ गया एल्डिहाइड है, अगर रिएक्ट नहीं हुआ तो फिर कीटोन हो ना। तो यहाँ पे पूछा था कि पॉजिटिव किसके लिए टॉलरेंस। बीच में ना पेपर में मैं आज बता रहा हूँ, फिर जब आप संडे को एग्जाम देने के लिए जाएं तो उसमें ये परेशानी नहीं लेनी कि यार बाकी सब तो ठीक था लेकिन ये जो है ना, कुछ बीच में ऐसे थे, एक ऐसा था या दो ऐसे थे कि जो मुझे बिल्कुल ही सर के ऊपर से गुजरे। तो समटाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर वो कॉन्सेप्ट मिस्ड है तो चीजें रह जाएंगी। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। स्टेरिफिकेशन ईस्टर्स जो है ना वो यूज होते हैं सोप्स की प्रिपरेशन के लिए। द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर होती है ना, बोरॉन यहाँ पे होता है डिफरेंट एंगल्स पे, फ्लोराइड फ्लोरीन के एटम्स पड़े होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर है। ऑप्शन कहाँ पे है, ट्राइगोनल प्लेनर। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। 1H1, 2H1, 3H1। 3H1 जो है ना उसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, ट्रिटियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉलेबल इन वाटर। ठीक है, ये तो आयनिक कंपाउंड है, सॉलेबल है, आयनिक है, सॉलेबल है। अमोनियम क्लोराइड भी, ये NH4, ठीक है, ये
स्प्लिट हो जाएगा। NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड की जो आयनाइजेशन है वो आयनाइज हो जाएगा। इसकी जो टेंडेंसी ना आयनाइज होने की बहुत ज़्यादा कम है, सॉलेबल नहीं होता ये पानी, वाटर सॉलेबल नहीं है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज सुपर सिंपल। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर किसी भी कंपाउंड की निकालनी आ जाए, लेट से नाइट्रोजन की आ जाती है यूरिया में, यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन की पूछे तो भाई वाटर का टोटल मोलर मास 18, आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स बिकॉज इट्स सुपर इजी, 2 into 1 है हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, वो 18 आ गया, 16/18 into 100 कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है ना वो 88.8% आ गया। विच आर द फॉलोइंग एट द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वाटर जो है ना उसका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट है। बाकी जो है वो मीथेन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनके। ठीक है, तो वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है, उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैटलिस्ट, क्वेश्चन नंबर 26 says catalyst increases the activation energy, no, catalyst तो विदाउट गेटिंग, ठीक है, रिएक्टेड क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। हाउ, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट की जो प्रेजेंस है इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट्स टू कंबाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। NaCl आयनाइज हो जाएगा, KOH भी होगा, HCl भी होगा। ग्लूकोज तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बीच में इन्वॉल्व, तो वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, आइंस नहीं बनाएगा। द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर का जो पीएच है वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है, कंप्लीटली न्यूट्रल होता है। विच गैस इज यूज इन हेबल प्रोसेस, ये क्वेश्चन तो ऊपर हो चुके हैं हेबल प्रोसेस से रिलेटेड, मैंने बड़ा डिटेल में वहां पे बताया कि एक पार्ट नाइट्रोजन का, 2 हाइड्रोजन के यूज होते हैं, तो ये बोथ A and C बनते हैं हेबल प्रोसेस में अमोनिया गैस बनने के लिए। मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, अब ये अगर तो ब्राइट सनलाइट के बीच में रिएक्शन होगा तो फिर तो प्रोडक्ट जो है ना वो डिफरेंट होती है, उसमें फिर कार्बन अलहदा हो जाता है और 4HCl बन जाता है। यस, प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट के बीच में क्या होता है कि जब मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन करते हैं, मीथेन और क्लोरीन गैस कंबाइन करते हैं, मीथेन और क्लोरीन गैस, क्योंकि मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन पूछा है, तो HCl बनता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से स्टूडेंट से रिमूव होगा और जो हाइड्रोजन रिमूव होगा उसकी जगह पे जाकर एक क्लोरीन सेटल हो जाएगा, CH3। ब्राइट सनलाइट के बीच में ये Cl अलहदा हो जाएगा और 4HCl बना देगा, तो वो तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो CH3Cl बनता है। ऑल्दो नो डाउट जाते जाते वो क्लोरोफॉर्म तक पहुंच जाते हैं, स्टेप वाइज रिएक्शन होते हैं। CH3Cl है, बाद में फिर नेक्स्ट में जो है ना ये बनेगा, नेक्स्ट में ये बन जाएगा CH2Cl2, फिर उससे नेक्स्ट में बन जाएगा CHCl3, फिर उससे नेक्स्ट में बन जाएगा CCl4, तो वहां तक तो जा सकता है, लेकिन फर्स्ट जो स्टेप बनेगा ना वो यही बनेगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर यही है। मैंने बताया कि जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। आयोपैक नेम ऑफ, आयोपैक नेम ऑफ CH3COOH इज एथेनोइक एसिड है भाई इसका आयोपैक। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं क्विकली आगे जा रहा हूँ। सफिक्स ONE 1 क्या रिप्रेजेंट करे, कीटोन्स को रिप्रेजेंट करता है। द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। ठीक है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें पड़े होते हैं। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हो तो सी है, फिर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड पड़े हुए हैं ना। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड पड़े हुए हैं, तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, तो मैं बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल किसी एक बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, रिलेटेड नहीं होते, या कन्फाइंड नहीं होते कह सकते हो, जबकि वो स्प्रेड होते हैं ओवर द मल्टीपल एटम्स। डीलोकलाइज क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कन्फाइंड नहीं होते, डीलोकलाइज, लोकलाइज नहीं होते बल्कि डीलोकलाइज होते, बेंजीन आए। विच ऑफ द फॉलोइंग एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इथीन में होगी, क्योंकि एक उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इथीन में होगी।
sp2 hybridization। which acid is found in vinegar? तो hybridization के लिए ना मैंने जो शॉर्टकट टेबल बताया है उसको देख लो आप, तो याद रहेगा आपको। और अगर आए भी जाए हाइब्रिडाइजेशन का एक ही एमसीक्यू आने का चांस है, इससे ज्यादा नहीं आता होता। भाई सारी बात है कि पेपर में सारी हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं आ जाएगी ना, लिमिटेड ऑप्शन है, सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन जो है वो ऐड होने हैं। तो द बेस्ट थिंग इज कि आप उस टेबल को लाजमी कवर अप कर लें, ठीक है। एसिडिक एसिड विनेगर में है, तो विनेगर जो है वो CH3COOH ही है, एसिटिक एसिड है वो। क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो मोबाइल फेस कैन, वो गैस और लिक्विड दोनों हो सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम एक सोल्यूशन के अंदर से सोल्यूट और सॉल्वेंट या डिफरेंट टाइप के जो सोल्यूट्स पड़े हैं उनको जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं, सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सुपर इजी। बीच में इस तरीके का बड़े पप्पू क्वेश्चन आएंगे जो कि आप ना 1 मार्क में करोगे। पप्पू का वर्ड इनके लिए इसलिए यूज किया है कि दे आर क्यूट क्वेश्चन। आ जाए आंसर मार करो, आगे चलो, क्योंकि पेपर के अंदर ना टाइम मैनेजमेंट के भी बड़े प्रेशर होता है इंसान पे, क्योंकि आगे बाद में एनालिटिकल भी है, उसमें साथ फिर मैथमेटिकल चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं, फिर साथ उसमें जो है वो इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। उसमें आईक्यू के अंदर जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, लॉजिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, उनका भी एक प्रेशर है ना। तो ऐसा कोई सवाल है उसको तो फौरन मार के आगे बढ़े, लेकिन पेपर में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना होता। पेपर के लास्ट डे में बताऊंगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है उसको। द मैस नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, ठीक है, मैस नंबर ऑफ एन एटम किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के होता है। वो तो ईजी है, हमें पता है। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें से कौन सा है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर आयरन है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? ठीक है, C6H6 बेंजीन है ना, साइक्लिक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड। Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe.